वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का अनअकैडमी बीपीएससी के इस प्लेटफॉर्म पे, जहां पे रोज शाम को 6 बजे मैं जितेंद्र कुमार आपके लिए लेकर आ रहा हूं 66 बीपीएससी के रिगार्डिंग ये मॉक टेस्ट। इस मॉक टेस्ट में दोस्तों आपको रोज के 50 प्रश्न होते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, आपके हर एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। जी हाँ, कल हम लोगों ने जो वीडियो देखा था उस वीडियो के माध्यम से आपको भारत के संविधान से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे वो बताए गए थे। चलिए कुछ क्वेश्चन आज भी यहाँ पे देखते हैं। हर टॉपिक से अलग अलग क्वेश्चन मिक्स करके लाया गया है। इस वीडियो को देखिएगा अंत तक, और जो भी मेरे भाई बंधु इस चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। चलिए, सुबह के 4 बजे एक आपको जी हाँ करेंट अफेयर का एक टेस्ट लिया जाता है जो कि सुबह के 4 बजे का होता है। ये वीडियो जरूर देखें, डेली बेसिस करेंट अफेयर है ये, और इसके साथ साथ हर महीने के अंत में आपको दोस्तों जी हाँ मंथली करेंट अफेयर भी शेयर किया जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज से पहले प्रश्न का। यहाँ पे देखते हैं 50 प्रश्नों में आप कितना उत्तर सही कर पाते हैं दोस्तों। चलिए, तो अभी का पहला प्रश्न यह आपके सामने आ चुका है दोस्तों। भारतीय संविधान सभा का प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ध्यान से आंसर कीजिएगा। भारतीय संविधान सभा की प्रांतीय, देखिएगा ये जहां प्रांतीय बोले तो आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल को याद रखना है, लेकिन अगर यहीं पे प्रारूप कह दे, दोनों में फर्क है। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, और प्रारूप संविधान समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहां पे वैसे आपका आंसर बी हो जाएगा, नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया? क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा यहां पे। किस अधिनियम के द्वारा बंगाल, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत और पंजाब में विधान परिषदों का गठन किया गया? आंसर कीजिएगा दोस्तों, इट्स 1861 यानी कि 1861 में जी हाँ विधान परिषदों का गठन किया गया था। क्वेश्चन यहां से पूछा गया है एग्जाम में, बीपीएससी में ही पूछा गया ये प्रश्न है, इसलिए आंसर सोच समझ के देना है आपको वहां भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? यहाँ पे प छूट गया है, तो कौन सा भाग स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है? देखिए, धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है, जो शब्द है, इसका अर्थ होता है कि सभी राज्यों में समानता, जी हाँ समानता, सुरक्षा, जी हाँ सुरक्षा, समानता तथा समर्थन पाने का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? समानता, सुरक्षा और तथा क्या, तो सुरक्षा पाने का या समर्थन पाने का अधिकार। तो ये अधिकार रखा गया हमारे संविधान में मौलिक अधिकार के अंतर्गत। ठीक है, याद रखेंगे, धर्मनिरपेक्ष राज्य जो कि रखा गया मौलिक अधिकार के अंतर्गत। दोस्तों ये हमारे संविधान के भाग 3 में, जी हाँ भाग 3 में और आर्टिकल 25 से 28 तक, जी हाँ 25 से 28 तक एक मौलिक अधिकार के रूप में धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। जी हाँ, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के कारखाना और खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर डी होगा, आर्टिकल 24। देखिए, ये कहता है कि कारखानाओं आदि बालकों के नियोजन पर रोक लगाया गया, जी हाँ, जो कि जिनकी उम्र क्या है, तो 14 वर्ष से कम उम्र है। वर्ष से कम आयु के जो छात्र होंगे, जो बच्चे होंगे, उनको कारखानों में काम करते समय अगर पकड़ा गया तो इसके तहत वो उनके गार्जियन, अभिभावक जो होंगे वो दंडनीय होंगे। दोस्तों, काम करने वाले कारखाने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा और किसी अन्य खतरनाक काम में भी इनको नहीं लगाया जाएगा। तो ये अपडेट है दोस्तों हमारे आर्टिकल 24 में संविधान के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस संविधान संशोधन के द्वारा आपात के संदर्भ में
आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द रखा गया? देखिए, आपको मैं बता दूं कि ये हमारा जो संविधान संशोधन था दोस्तों, ये था 44वां। ठीक है, ये संविधान संशोधन हमेशा होता रहता है। आप भी अभी भी जैसे कि एनसीआर सीएए को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं, अमेंडमेंट होते हैं, उनको राष्ट्रपति के द्वारा एक नियम बनाकर, कानून बनाकर उनसे पारित करवाया जाता है। तो ये 44वें संविधान संशोधन में ऐसा हुआ और आंतरिक अशांति शब्द स्थान पर सशस्त्र विद्रोह को रखा गया 44वें संविधान संशोधन में। ये कब हुआ था दोस्तों? तो याद रखिएगा, सन 1972 ईस्वी के द्वारा। जी हाँ, आंतरिक अशांति को हटाकर उसके स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द का रखना यहाँ पे किया गया। जब आपातकाल की घोषणा या फिर युद्ध या फिर बाह्य आक्रमण होता है हमारे देश पर, तो उसके आधार पर ये चीज़ें की जाती हैं, तब इसे बाह्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सशस्त्र विद्रोह, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। देखिए, ये सारे टॉपिक जो है ना आपके मेंस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट होते हैं। पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहाँ से चीज़ों को, जिनका पॉलिटी है, जिनका ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन आएंगे, तो पॉइंट नोट कीजिए और उसके ऊपर जो है ना लिखना शुरू कीजिए आप लोग, क्योंकि मेंस की तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो अभी से कीजिए। ऐसा नहीं कि आप प्रीलिम्स निकाल के तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स की तैयारी आपकी हो गई तो आपने क्या किया कि मेंस की तैयारी फिर जब रिजल्ट आएगा तब करें। नहीं, मेंस की तैयारी अगर आप शुरुआत से करेंगे तो आपका प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस में अच्छे स्कोर पाने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। तो अटेम्प्ट पहला दूसरा मायने नहीं रखता है, मायने रखता है यहाँ पे स्कोर अच्छा करना, ताकि अच्छे पोस्ट आपको मिल सके। सवाल नंबर 6, केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोग का कालक्रम के अनुसार सही में लगाएं। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित विभिन्न आयोग का कालक्रम के अनुसार सही से लगाएं। चलिए आंसर करना है यहाँ पे आपको। प्रशासनिक लिखा गया है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा। प्रशासनिक सुधार आयोग 1967, राजमन्नार समिति को बनाया गया 1969, सरकारिया आयोग को बनाया गया 1983 और एम पूछी आयोग बनाया गया दोस्तों 2005 में। तो कौन सा यहाँ पे क्रम सही है अनुक्रम के अनुसार में? तो बी, यानी कि केवल 2 और जो 3 है वो सही है, यानी कि राजमन्नार समिति को 1969 में ये बनाया गया और जो दोस्तों 3 है यानी कि सरकारिया आयोग ये 1983 में। प्रशासनिक सुधार आयोग कब आया? ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए आपको जानना जरूरी है दोस्तों। ये जो है एक्ट है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन, ARC कहलाता है ये। ठीक है, याद रखिएगा, ये ARC कहलाता है और ये सन 1966 में, जी हाँ, नियुक्त किया गया था दोस्तों। 5 जनवरी 1966 में, 5 जनवरी याद रखिएगा, 5 जनवरी 1966 में। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ये जो है प्रशासनिक सुधार आयोग लाया गया और इसको बनाया गया, इम्प्लीमेंट कब किया गया था? तो याद रखिएगा 31 अगस्त 2005 में एक इम्प्लीमेंट भी हुआ इसमें, यानी कि संशोधन हुए हैं। ठीक है, इसको बनाया गया। ये पहले क्या था? प्रशासनिक सुधार आयोग। ठीक है, याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में यहाँ से। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि पंछी आयोग 2005, तो याद रखिएगा दोस्तों, पंछी आयोग जो है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका SSC में पूछा भी गया है। ठीक है, ये केंद्र राज्य सरकार से संबंधित है। पंछी आयोग जो है भारत सरकार के दशक पूर्व सरकारिया आयोग द्वारा अंतिम बार जो केंद्र राज्य संबंधों को संबंधित मुद्दों पर विचार करता है, ये 27 अप्रैल 2007 को भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में इसको किया गया गठन। किसके? तो याद रखिएगा किसके? तो न्यायमूर्ति मदन मोहन, मदन मोहन पंछी आयोग। ठीक है, पंछी का नाम था, आयोग का गठन किया गया 2007 में। ये 7 होगा, इसलिए गलत है यहाँ पे आंसर। चलिए, तो यहाँ पे आंसर आपका 2 ही सही है, 2 और 3 आंसर बी हो जाएगा। आइए सवाल नंबर 7 पे चलते हैं दोस्तों। सही मिलान करना है। अंतर्राज्यीय परिषद के संबंध में, ठीक है, उपबंध दिए गए हैं और भारत की संचित निधि दिया गया है, भारत की आकस्मिक निधि दिया गया है और वित्त आयोग, इनके आर्टिकल्स बताने हैं कि किसमें वर्णित है। तो बिल्कुल यहाँ पे उत्तर आप करेंगे, इट्स अ डी, यानी कि
अंतर्राज्यीय जो परिषद है इसका संबंध आर्टिकल 263 से है। जो भारत की संचित निधि है वो आर्टिकल 266 से है। भारत की आकस्मिक निधि है वो आर्टिकल 267 से है। और वित्त आयोग 280 से संबंधित है। 4 3 2 1 यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑप्शन है 4 3, ये एक्चुअली यहाँ पे सॉरी 1 2 3 4 ऐसे है और ये ए बी और सी और डी है। ठीक है, यहाँ पे मिसप्रिंट है थोड़ा सा, लेकिन ये कुछ इस तरह से सुमेलन होगा आपका। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा के किसने यह मत व्यक्त किया था कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक की भांति है जिसे बैंक की सुविधा अनुसार भुनाया जा सकता है? चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे दोस्तों, इट्स ए केटी शाह। जी हाँ, केटी शाह नोट कर सकते हैं यहाँ पे आंसर क्या होगा, केटी शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के संयुक्त अधिवेशन के बारे में क्या सही है? तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे और बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ से कम 2 कथन सत्य हैं। एक तो सत्य है ही, क्योंकि देखिए सभी में एक शामिल है यहाँ पे। यह अनुच्छेद 108 के अंतर्गत बुनाया जाता है। ठीक है, और संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया नियमों के अनुसार संचालित होती है। तीसरा है, संयुक्त बैठक की कार्यवाही के लिए राष्ट्रपति अलग से नया नियम बनाता है। और चौथा है, संविधान संशोधन के विधेयक को कभी भी संयुक्त अधिवेशन के द्वारा पास किया जाता है। बिल्कुल आंसर कर सकते हैं यहाँ पे आप, इट्स सी, 1 और 2 सही है। यानी कि संयुक्त बैठक की कार्यवाही लोकसभा के प्रक्रिया को नियमों को अनुसार यहाँ पे संचालित करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, स्पीकर किस समिति के बड़े सभापति होते हैं? बड़े सभापति होते हैं एक्चुअली ये। ठीक है, चलिए आंसर करेंगे यहाँ पे, स्पीकर जो होते हैं किस समिति के सभापति होते हैं? आंसर करेंगे दोस्तों यहाँ पे, इट्स सी, नोट कर लीजिएगा, केवल 1 2 और 3, यानी कि नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति और सामान्य प्रयोजन समिति। आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 और 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र क्या होता है? चलिए साइंस का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे 10 क्वेश्चन आपको पॉलिटी से मिला। आगे चलते हैं कुछ और प्रश्नों पे। देखिए, सरफेस टेंशन कहते हैं पृष्ठ तनाव को। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। आप सरफेस टेंशन के बारे में जरूर पढ़े होंगे। एक विमीय सूत्र होता है इसका, जिसको जल का पृष्ठ तनाव अगर पूछे अगर आपसे तो बोलिएगा 72 डाइन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेंटीमीटर, सॉरी पर सेंटीमीटर, जिसका एसआई मात्रक व्यक्त करता है। क्या है? डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र होता है, याद रखिएगा, इट्स सी, यानी कि ml0T⁻²। ठीक है, याद रहेगा, ये इसका विमीय सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 12, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? देखिए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, ये इसका फुल फॉर्म होता है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द सिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इसको हिंदी में विकिरण के उत्सर्जन से प्रतीत जो प्रकाश प्रवर्धन है वो कहते हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन सिक्योरिटी प्रेस कहाँ स्थित है? चलिए कुछ क्वेश्चन आपके स्टैटिक से भी रिलेटेड है। बिल्कुल याद रखिएगा, इट्स सी, नासिक। दोस्तों नासिक जो है वो महाराष्ट्र का एक शहर है, और जब क्वेश्चन महाराष्ट्र से पूछा है तो थोड़ा सा आपको जनरल नॉलेज करंट से भी रखना पड़ेगा। यहाँ के सीएम कौन है? तो अभी हैं दोस्तों उद्धव ठाकरे, याद रखिएगा नाम। अच्छा, यहाँ के गवर्नर कौन है? कोश्यारी, नाम याद रखिएगा। यहाँ का कैपिटल सिटी कौन है? मुंबई। ठीक है, तो ये 3 चीज़ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। भगत सिंह कोश्यारी है ये नाम पूरा इनका, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और ये आपको इंपॉर्टेंट बनता है यहाँ से एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इंडियन सिक्योरिटीज प्रेस है स्थित दोस्तों नासिक में, ये याद रखेंगे। द्रव्यमान और ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? मतलब किसके सिद्धांत हैं?
बिल्कुल आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स बी, सापेक्षता का सामान्य का सिद्धांत है दोस्तों, याद रखिएगा बी इज द राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। गाड़ी के हेडलाइट में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए हम लोग इसमें अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का। जी हाँ, हेडलाइट के रूप में, क्योंकि ये अवतल लेंस जो होता है सड़क पर प्रकाश फैलाते हैं, और अवतल लेंस जो होते हैं दोस्तों, इसकी सहायता से फैले प्रकाश के कारण हम दूर तक की चीज़ें देखने में सक्षम होते हैं। ठीक है, तो अवतल दर्पण यहाँ पे लिखा गया है। वैसे तो हेडलाइट में दर्पण नहीं लेंस का उपयोग भी होता है, इसलिए याद रखिएगा अवतल लेंस या अवतल दर्पण कह सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 16 पे। सेकेंड के लोलक में कौन से दर्पण का प्रयोग होता है? सेकेंड के लोलक में, घड़ी आप देखे होंगे लोलक वाले, पेंडुलम वाले, तो यहाँ पे याद रखिएगा इट्स अ बी, 2 सेकेंड का ये जो है क्या है, तो सेकेंड के लोलक में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? देखिए क्वेश्चन समझिएगा, सेकेंड के लोलक में कौन सा दर्पण का प्रयोग होता है? बिल्कुल यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए, आंसर कीजिएगा 2 सेकेंड का। ठीक है, चलिए कितने यहाँ पे क्वेश्चन है कि 2 सेकेंड के लोलक में, है ना, कितने सेकेंड के लोलक में दर्पण उपयोग होता है? तो 2 सेकेंड के लोलक में होता है दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का कला प्रयोग होता है? चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, H2SO4 का प्रयोग होता है दोस्तों। ठीक है, H2SO4 का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, एक रेडियो एक्टिव पदार्थ की अर्ध आयु 4 महीने है, इसमें 3/4 भाग का क्षय होने के कितनी समय लगेगा? बिल्कुल याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, इट्स अ बी, नोट कर लीजिएगा, 8 महीने का समय लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा? चलिए आंसर कीजिएगा दोस्तों, MnO2 में यहाँ पे अगर पूछे आपसे तो ऑक्सीकरण में Mn का, है ना, कितना होगा संख्या? तो होगा 4। ठीक है, नेक्स्ट, चलिए सुमिलन को यहाँ पे फिर से मैच करते हैं। जर्मन सिल्वर, सोल्डर, ब्लीचिंग पाउडर और हाइपो। ठीक है, तो यहाँ पे आप आंसर कीजिएगा दोस्तों, जर्मन सिल्वर को मैच कर सकते हैं दोस्तों। जी हाँ, देखिए आंसर भी आ गया यहाँ पे, इट्स अ ए का 2 हो जाएगा निकल के साथ, बी का हो जाएगा 1 दोस्तों यहाँ पे टीन के साथ, ब्लीचिंग पाउडर यानी कि सी का हो जाएगा 4 के साथ क्लोरीन के साथ, और हाइपो का यहाँ पे हो जाएगा सोडियम के साथ 3 के साथ। तो ये मैच आपका सही है, यहाँ पे आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क बर्फ क्या होते हैं? बिल्कुल याद रखिएगा, आंसर कीजिएगा इट्स अ सी, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं दोस्तों शुष्क बर्फ। क्योंकि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि सामान्य बर्फ होते हैं दोस्तों। ठीक है, सामान्य जो बर्फ होते हैं उसी की तरह ठोस जो है द्रव में परिवर्तित नहीं होता है, बल्कि वायुमंडलीय दाब और 78 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर ठोस जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आंसर कीजिएगा 22 का। चलिए आंसर कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक है? आंसर करेंगे, इट्स अ बी, इट्स अ सेल्यूलोज, नोट कर सकते हैं, बी इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायनामाइट मुख्यतः होता है, देखिए डायनामाइट का निर्माण एक्चुअली होता है दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन के प्रयुक्त होता है, ठीक है, याद रखेंगे, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। और नाइट्रोग्लिसरीन जो होता है ये आवश्यकता होती है क्या, तो अधिक सुग्राही के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। ये विस्फोटक भी होते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। शक्कर के किण्वक से क्या बनता है, तो आंसर करेंगे इट्स अ ए, एथिलीन बनता है दोस्तों, ठीक है। शक्कर के किण्वक से क्या बनता है, तो एथिलीन बनता है दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं, चलिए आंसर करेंगे जल्दी से आप लोग यहाँ पे। इट्स अ बी, लाइजोसोम कहते हैं उसको दोस्तों, नोट कर सकते हैं, जी हाँ लाइजोसोम कहते हैं, नोट कर सकते हैं, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, लाइजोसोम। अगला क्वेश्चन है 26। निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील होता है, चलिए आंसर कीजिएगा, इट्स अ बी, जी हाँ विटामिन बी जो है कि जल में घुलनशील होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए याद रखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इट्स अ 27। दोस्तों यहाँ पे ट्रेकोमा रोग में आंख का कौन सा भाग प्रभावित होता है, देखिए एक्चुअली कई मामले जो हैं नवजात शिशुओं में भी आते हैं और इनके चलते इनको कंजक्टिवाइटिस जो एक तरह का रोग होता है जो कि ट्रेकोमा संक्रमित होता है, ठीक है, जो कि संक्रमित माँ के कारण इनको भी हो सकता है ट्रेकोमा दोस्तों बैक्टीरिया जो है वो आंखों की ऊपरी पलक के अंदरूनी सतह यानी कि कंजर्वेटिव और कॉर्निया को प्रभावित करता है। दोस्तों आपको बता दें कि संक्रमण जो होता है उनके होने पर आंखों की पलकें और धीरे धीरे घाव बनने का काम भी करती है, तो इसलिए यहाँ पे आंसर क्या करेंगे, सी, याद रखिएगा क्या है दोस्तों, इट्स अ कॉर्निया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। महिलाओं में आवर्तक चक्र की अवधि क्या है, महिलाओं में आवर्तक चक्र की अवधि क्या होती है, बिल्कुल आंसर कीजिएगा, इट्स सी, 28 डेज का, नोट कर सकते हैं दोस्तों। ये एक्चुअली सामान्य तौर में 25 से 36 दिन होते हैं, लेकिन अगर एग्जैक्ट पूछे तो 28 डेज का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इंसुलिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, चलिए आंसर करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इंसुलिन एक तरह का जो क्या है प्राकृतिक हार्मोन है दोस्तों, ठीक है, जो कि मानव शरीर में निर्मित होता है। क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि यह हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब ये इसकी कमी होने लगती है तो इंसुलिन जो है एक रासायनिक संरचना बहुत ही जटिल होता है, इसलिए यह विभिन्न कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों से बना होता है, और इसी तरह हम इंसुलिन हार्मोन की जटिल जो रासायनिक संरचना है उसमें जस्ता धातु का निशाचन प्रयुक्त करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, निशान पाते हैं दोस्तों जस्ता धातु का। आंसर क्या करेंगे, एल्युमिनियम, ठीक, सॉरी जस्ता, ठीक है, याद रखिएगा, एक्चुअली एल्युमिनियम भी जस्ता ही कहते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन इंग्लिश में लिख दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, आप जस्ता बोलिएगा, बी यहाँ पे आंसर वैसे भी सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं, चलिए सुमिलित नहीं किया गया है यहाँ पे, आंसर कीजिएगा कौन सा, तो सुमिलित नहीं है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, विटामिन ए को वर्णधत्ता से संबंध किया गया। देखिए वर्णधत्ता किस विटामिन की कमी से होता है, ये मतलब पूछ सकता है एग्जाम में, है ना, तो विटामिन डी की कमी से होता है दोस्तों वर्णधत्ता, ठीक है, याद रखिएगा। बाकी ये थाइमीन जो है ये बिल्कुल सही है, बेरी का रोग होता है, एस्कॉर्बिक अम्ल जो है स्कर्वी को पनपता है, विटामिन के के चलते रक्त जमना कम हो जाता है, कमी होगा तो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे विटामिन डी होना चाहिए था, तो ये वर्णधत्ता का रोग संबंधित रहता। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है, बिल्कुल याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर होगा सी, सिक्किम, नोट कर सकते हैं, सिक्किम जो राज्य है ये नेपाल के बॉर्डर को, भूटान के बॉर्डर को और चाइना के बॉर्डर को भी
टच करती है। ठीक है दोस्तों, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? तो याद रखिएगा, इट्स अ गंगटोक। आप लोग भी कमेंट कर सकते हैं जितने लोग देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे याद रखेंगे, गंगटोक एक टूरिज्म प्लेस का बहुत ही सुंदर सा शहर है। वहाँ पे आप अगर कहीं घूमने जाएं कभी, तो ज़रूर वहाँ पे लिफ्टिंग वाले जो रोप वाले जो लिफ्टिंग होते हैं, वहाँ पे ज़रूर उसका सफ़र करें, बहुत ही प्यारा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 32। निम्नलिखित समूहों में से कौन सा पूर्व पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है? पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूरब से पश्चिम की ओर पर्वत शिखर का सही क्रम है। याद रखेंगे दोस्तों, इट्स अ सी, कंचनजंगा, एवरेस्ट, धौलागिरी और अन्नपूर्णा। क्या ये पूरब से पश्चिम की ओर की जाने वाली पर्वत शिखर श्रृंखलाएं हैं? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 33। कोडाईकनाल किस पहाड़ी पर स्थित है? चलिए आंसर करेंगे। यहाँ पे देखिए, तमिलनाडु के पश्चिमी घाटों में ये है स्थित है। दोस्तों आपको मैं पहले बता रहा हूँ, पलानी पहाड़ी पर स्थित है। यह करीब 21 वर्ग किलोमीटर में, जी हाँ 21 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। खूबसूरत पहाड़ियों में नगीने सा सजा हुआ कोडाईकनाल देश का एक मनमोहक हिल स्टेशन है। याद रखिएगा, इट्स अ सी, पलानी पहाड़ियों में, जी हाँ तमिलनाडु में पश्चिमी घाटों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन कृष्ण डेल्टा और केप कैमोरिन के मध्य अवस्थित है? याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ पे आंसर इट्स हो जाएगा सी, कोरोमंडल तट। नोट कर लीजिएगा, इट्स अ कोरोमंडल तट। नोट कर लेंगे दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। कृष्णा डेल्टा, कृष्णा नदी और केप कैमोरिन के मध्य अवस्थित है, तो कोरोमंडल तट। ठीक है, चलिए दोस्तों सुमेलन करना है। ठीक है, यहाँ पे ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो स्थल दिया गया है और उसके नदियों के संगम दिए गए हैं। याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, यानी कि रुद्रप्रयाग स्थित है आपका अलकनंदा मंदाकिनी के साथ। फिर नंद प्रयाग जो है दोस्तों, ये है विष्णु, गंगा और मंदाकिनी के साथ। कर्ण प्रयाग है दोस्तों, याद रखेंगे, जी हाँ सॉरी, यहाँ पे जो नंद प्रयाग है ये अलकनंदा के, ठीक है, अच्छा हाँ, कर्ण प्रयाग जो है ये है अलकनंदा पिंडर के साथ, और देव प्रयाग जो है दोस्तों ये भागीरथी अलकनंदा के साथ। ये सुमेलन सही है, यानी कि आंसर हमारा बी हो जाएगा। नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 36। पोलावरम परियोजना किस नदी पर स्थित है? पोलावरम देखिए एक बहुउद्देशीय परियोजना है दोस्तों। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश की गोदावरी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। इस बांध का जलाशय छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा तक फैला हुआ है। तो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पे, जी हाँ किस नदी के? तो सी, गोदावरी नदी के। याद रखिएगा, जी हाँ गोदावरी नदी के बांध का निर्माण करता है। क्वेश्चन नंबर 37। भारत का सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है किस क्षेत्र में? बिल्कुल आंसर याद करेंगे यहाँ पे सी, दक्षिणी पश्चिमी मानसून में। जी हम वर्षा की भारी कमी, अगर देखा जाए भारी कमी की अगर बात की जाए तो सामान्यतः दक्कन के पठारों में होता है, लेकिन सबसे मुख्यतः वर्षा का जो क्षेत्र है दोस्तों दक्षिणी पश्चिम मानसून के चलते होता है। और ये कौन सा क्षेत्र है? तो ये दोस्तों कुछ जो सबसे कम वाला क्षेत्र है वो तो आपका है दक्कन का पठार। अच्छा, जम्मू कश्मीर लद्दाख जैसे क्षेत्रों में वर्षा काफ़ी कम होती है, ठीक है। और अच्छी खासी वर्षा कहाँ होती है? जी हाँ, तो याद रखिएगा उत्तरी सीमा पर हिमालय स्थित जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी जगहों पे भारी वर्षा होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलन करना है यहाँ पे दोस्तों, जल्दी से सुमेलित कीजिए। देखिए सूची 1 और सूची 2 को, कुछ वन के प्रकार दिए गए हैं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती बांध कौन से प्रदेश में है? उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती और अल्पाइन जो आर्द्र यहाँ पे पर्णपाती हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार, तो ये कौन कौन से जगहों पे यानी कि प्रदेशों में सम्मिलित है? याद रखिएगा, आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों ए, यानी कि उष्णकटिबंधीय जो आर्द्र पर्णपाती है वो तराई में है। जी हाँ,
फिर उसके बाद उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती बांध जो है दोस्तों ये आपके यह मध्य गंगा मैदानों में है। अल्पाइन जो है दोस्तों ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। और उष्णकटिबंधीय सदाबहार ये जहाँ पे है नोट कर सकते हैं, इट्स सह्याद्री में है। ओके, आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, मूंगा रेशम भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पैदा किया जाता है? देखिए उत्तराखंड, याद रखिएगा सबसे ज़्यादा होता है। वैसे तो यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है उत्तराखंड। वैसे मूंगा रेशम भारत का जो सबसे अधिक है वो सहतूत, बांज और अरंडी से निकाला जाता है, जो कि उत्तराखंड में सबसे अधिक होता है। लेकिन मूंगा रेशम का व्यावसायिक उपयोग जो है पहली बार उत्तराखंड में ही किया गया था। तो यहाँ पे उत्तराखंड तो ऑप्शन में नहीं है, आंसर यहाँ पे असम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, वैसे उत्तराखंड होता तो आप उत्तराखंड को यहाँ पे क्लिक कर सकते थे। इन 4 ऑप्शन में असम में मूंगा रेशम का भी उत्पादन किया जाता है अधिक मात्रा में। क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ से आएगा 40, कोयला के संचित भंडार के दृष्टि से भारत के राज्यों को जो सही अवरोही क्रम है वो बताना है। देखिए कोयला के भंडारों में सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड की, उड़ीसा की, फिर छत्तीसगढ़ की। ठीक है, याद रखिएगा उड़ीसा, झारखंड की राजधानी दोस्तों रांची होती है, उड़ीसा भुवनेश्वर, और छत्तीसगढ़ की राजधानी होती है दोस्तों यहाँ पे रायपुर। लेकिन कोयला के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है इसका जो जगह है दोस्तों बिलासपुर, ये आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आप थोड़ा सा पॉइंट को आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए, और झारखंड में जो झरिया क्षेत्र है ना, ये आप नोट कर सकते हैं दोस्तों। ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे 41, द हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट निम्न स्थानों में से कहाँ स्थित है? याद रखेंगे इट्स सी दार्जिलिंग। चलिए, दार्जिलिंग कहाँ है? तो याद रखेंगे दोस्तों ये पश्चिम बंगाल का क्षेत्र है दार्जिलिंग। ठीक है, चलिए, सूर्य ग्रहण कब होता है? देखिए आपको मैं बता दूं कि जब सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, जब चंद्रमा, ये सूर्य है और ये चंद्रमा है ना, और ये पृथ्वी है, जब पृथ्वी जो है, चंद्रमा जो है ये सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है, तो जिस क्षेत्र में ये प्रकाश नहीं पहुंच पाता है चंद्रमा के कारण, बीच में आने के चलते, उस क्षेत्र में ये क्या लगता है? तो सूर्य ग्रहण लगता है पृथ्वी पर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवाईट पर्वत पाए जाते हैं। हवाईट पर्वत कहाँ पाए जाते हैं? याद रखिएगा दोस्तों इट्स डी USA, नोट कर सकते हैं। वैसे तो मौना कियाऊ माउंटेन, ठीक है, मौना किया माउंटेन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ही है और उसके नज़दीक में ही प्रशांत महासागर का एक हिस्सा भी है। वास्तव में ये माउंटेन एक विशाल द्वीप है जिसका आधारभूत जो समुद्र के तल के नीचे है। ठीक है, याद रखिएगा समुद्र तल से मौना जो ये हवाईट पर्वत है इसको कहते हैं। ठीक है, लेकिन 4205 मीटर की हाइट पे है। ठीक है, इसकी ऊंचाई इस पर्वत की। तो आंसर डी हो जाएगा USA। दोस्तों USA यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राजधानी कहाँ है? चलिए, तो याद रखिएगा वाशिंगटन DC। ठीक है, यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप जो है क्या है? तो प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट कौन है? तो याद रखेंगे दोस्तों इट्स ए डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 44, अंधी घटिया कहाँ पाई जाती हैं? आंधी है ये, एक्चुअली आंधी मतलब आंधी घटिया है ना, आंधी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा इट्स सी कास्ट प्रदेशों में। कहाँ पाई जाती हैं? तो कास्ट प्रदेशों में। और सबसे अधिक कहाँ पाई गई हैं? तो ये मुजावे रेगिस्तान में स्थित भी है दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे 44, मैगीनाट रेखा क्या है? मैगीनाट रेखा क्या है? आंसर करेंगे यहाँ पे इट्स ए, फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा को कहते हैं मैगीनाट रेखा। ठीक है दोस्तों, एक सवाल मैं पूछूंगा आपसे, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, भारत और पाकिस्तान के सीमा का क्या नाम है?
जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में दिए गए युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? यहाँ पे नहीं बोला गया है तो आंसर कीजिएगा, इट्स ए सी, निकारागुआ और मनागुआ का सुमेलन यहाँ पे गलत होता है, तो आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, बल्कि यहाँ पे अगर देखा जाए तो बहमास जो है नसाउ में है, और कोस्टारिका जो है सैन जोस में है, और इंडोनेशिया का जकार्ता है। ठीक है, ये कैपिटल है इनका। ठीक है, तो बहमास जो है ये नसाउ इसका कैपिटल है, कोस्टारिका सैन जोस है, और इंडोनेशिया का जकार्ता है। निकारागुआ का राजधानी कहाँ है? ये क्वेश्चन पूछ सकता है क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे, जी हाँ, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे इसका। निकारागुआ का राजधानी तो मैनगुआ है, सही बोला गया यहाँ पे। मनागुआ लिखा है इसलिए यहाँ पे आंसर ये गलत होता है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों मैनगुआ, मैनगुआ। ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसकी निकारागुआ की राजधानी होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर प्रदेश तथा बिहार राज्य की सीमा पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? आंसर होगा दोस्तों इट्स डी, दुर्गावती जलप्रपात। याद रखिएगा, दुर्गावती नदी भी है और इसको दुर्गावती जलप्रपात भी यहाँ पे स्थित है। बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ का। क्वेश्चन नंबर 48, दोस्तों बिहार का पहला डॉल्फिन अभयारण्य अवस्थित है? आंसर कीजिएगा, इट्स बी, भागलपुर में। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, डॉल्फिन अभयारण्य। ठीक है, यहाँ पे डॉल्फिन फिश जो है देखने को आपको मिल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत में वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य अवरोही क्रम कौन है? तो वनावरण यानी कि वनों से आवरण किया हुआ जो सबसे अधिक, उसके बाद सबसे कम प्रतिशत वाले राज्य कौन से हैं? याद रखिएगा, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और देन मेघालय। ये इन सभी जो सम्मेलन में आपको ऑप्शन दिए गए हैं उसके अनुसार बताया जा रहा है। ठीक है, अवरोही क्रम में है ये। चलिए, और ये भारत वन रिपोर्ट ने जारी किया है। क्वेश्चन नंबर 50, सुंडा जल संधि किससे मध्य स्थित है? तो सुंडा जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप और जावा के द्वीप के जल संधि में स्थित है। दोस्तों याद रखिएगा, जावा द्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच में स्थित है, और यह जावा सागर हिंद महासागर में जोड़ती है, और इसका नाम पश्चिमी जावा द्वीप भी रखा गया है। सुंदा समुदाय पर पड़ा है ये इसका नाम। ठीक है, याद रखेंगे, यह अपने न्यूनतम चौड़ाई पर केवल 24 किलोमीटर की ओर फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस पूरे सिनारियो में यहाँ पे 50 प्रश्नों में आपने कितने उत्तर सही किए, ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे। आपके कमेंट आएंगे तो आपके यहाँ पे आंसर्स चेक किए जाएंगे और आपको बताया जाएंगे कि आपके कितने स्कोर आए हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे कमेंट जरूर करेंगे कितना स्कोर आपने किया है, इन 50 प्रश्नों में कितना सही हुआ है आपका, कितना गलत हुआ है, कैलकुलेट जरूर कीजिएगा और अपनी क्षमताओं को जांचते रहिए। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल सुबह के 4 बजे के करेंट अफेयर की क्लास में, मॉर्निंग में। तो ये वीडियो जरूर देखेंगे आप लोग। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।